अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही कॉमन वर्ड है, यानी हम लोग इसके बारे में बहुत बार पढ़ते भी हैं। क्लास 5 में 6 में ये सब जो टॉपिक है ये बहुत कॉमन टॉपिक है। तो आज दोबारा इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है ये ऑपरेशन, क्या होता है, जान लेते हैं दोबारा। तो यहाँ पे लिखा गया है कन्वर्शन ऑफ द लिक्विड इनटू गैस। यानी हमको ये पता है कि जो ये मैटर होता है उसका 3 फॉर्म होता है, यानी हमारा सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैस होता है। तो कोई सॉलिड जो होता है अगर हम उसको हीट दे रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। अगर उसी लिक्विड को और हम हीट देते हैं तो वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये कन्वर्सन जो हमारा मैटर्स का है, यानी मैटर जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा मैटर है, पहले सॉलिड अगर है और उसको हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो क्या हो जाता है, वो लिक्विड बन जाता है। और फिर उसी को हम और हीट देते हैं तो वो बन जाता है गैस। तो ऑपरेशन जो है वो कन्वर्सन किसका है, तो लिक्विड टू गैस का। यानी अगर हम किसी भी लिक्विड को हीट दे रहे हैं और वो हीट की वजह से लिक्विड से गैस बन जा रहा है, गैस में चेंज हो जा रहा है, तो इस तरह कन्वर्शन को, इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा गया है कन्वर्शन ऑफ द लिक्विड इनटू गैसेस और गैस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सनलाइट होता है उसका हीट जब किसी भी वाटर बॉडीज़ पे पड़ता है, यानी ये हमारा वाटर बॉडीज़ है कोई भी, यहाँ पे जब सनलाइट की रोशनी पड़ती है या बोलेंगे सनलाइट पड़ता है, तो उस लाइट की वजह से ये जो वाटर बॉडीज़ होता है या वाटर होता है वो क्या होता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। यानी वो उसको हीट मिलता है तो वो गर्म होता है। अगर ये गर्म हो गया, लिक्विड है, अब गर्म हो गया है, इसको हीट मिल गया है, तो ये क्या बनेगा, अब गैसेस फॉर्म में चेंज होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो हमारा लिक्विड है वो गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है, पेपर में चेंज हो रहा है। तो इसी कन्वर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी हम ये देखते हैं कि अगर हम लोग कपड़ा डालते हैं कभी भी, तो कपड़ा जो होता है जल्दी से सूख जाता है। अगर बहुत धूप है तो जल्दी से सूख जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कपड़ा है इसके अंदर जो वाटर है, पानी है, हमारा जो भी कपड़े के अंदर पानी है, वो पानी क्या बन जा रहा है, गैस बन जा रहा है। लिक्विड जो है वो गैस बन जा रहा है। किसकी वजह से बन रहा है, क्या हम लोग कपड़ा डालने के बाद वहाँ पे पंखा हाँकते रहते हैं या चूल्हा लगा देते हैं? तो वो जो भी हमारा हीट की वजह से हो रहा है वो कौन सा हीट है, तो सनलाइट है। यानी जब कपड़ा डाले हम लोग कहाँ डालते हैं, धूप में डालते हैं ताकि जल्दी से सूख जाए। यानी जब उस कपड़े के ऊपर सनलाइट पड़ता है तो वही सनलाइट की वजह से ये जो हमारा कपड़ा होता है वो अपना हीट को लेकर के क्या बन जाता है, जो इसके अंदर पानी होता है उसको वो गैस में चेंज कर देता है। यानी जो सूरज दादा है इसको क्या दिया, हीट दिया। अब क्या मांगता है, अगर हम तुमको हीट दे तो हमको कुछ दो, तो ये क्या करता है, अपना पानी उसको दान कर देता है। यानी ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर रहे, एक्सचेंज कर रहे हैं। ये इसको दे रहा है लाइट, हीट, और ये दे रहा है क्या, उसको वेपर, ये बोल सकते हैं उसको गैस दे रहा है, लिक्विड वाला गैस। फिर नेक्स्ट आते हैं कि जो भी हमारा एवापोरेशन है क्या हर जगह पे इक्वल हो सकता है, क्या कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा ऑपरेशन ज़्यादा हो या कोई ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से ऑपरेशन कम हो। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। या यहाँ पे जो है फैक्टर्स इफेक्टिंग द एवापोरेशन, यानी हमारा जो ऑपरेशन होता है क्या ये अमल जो होता है किस किस की वजह से इफ़ेक्ट होता है। तो पहला हमारा यहाँ पे है टेम्परेचर, जो बहुत ही वाइटल है एक तरह से। टेम्परेचर यानी हीट या बोलेंगे गर्मी। तो हमको ये पता है कि अगर कोई वाटर बॉडीज़ हमारा है और उस पर हम लोग ज़्यादा हीट देंगे, ज़्यादा गर्मी उस पर रहेगा, तो गर्मी होने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, भाप बनेगा, ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे ऑपरेशन का अमल होगा। तो वही बात हो गई, अगर हीट ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उस इलाके में क्या ऑपरेशन भी ज़्यादा होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो कोई भी एरिया है, वेस्ट बंगाल में ही मान लेते हैं कि हम लोग है हुगली के एरिया में, वहाँ पे देखिए गर्मी बहुत पड़ रही है। तो अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो यानी जो वहाँ का वाटर बॉडीज़ होगा उसमें से ऑपरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, और वेस्ट बंगाल का ही इलाका है लेकिन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि दार्जिलिंग का इलाका है, अब वहाँ पे हीट यानी टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से ऑपरेशन का अमल भी क्या होगा, वो कम होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर हमारा है वो वैरी करता है और वो इफेक्ट करता है किस पर, तो ऑपरेशन पे। जिस जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस जगह पे क्या होता है, ऑपरेशन भी ज़्यादा होगा, और जिस जगह पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑपरेशन भी कम होगा। यानी ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, ये कम तो ये भी कम, एक दूसरे की क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ द विंड, यानी हवा की रफ्तार, हवा का स्पीड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड यानी हवा का जो स्पीड होगा अगर ज़्यादा है, यानी समझते हैं क्या है, ऑपरेशन हो रहा है, नहीं भाप बनने का अमल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर स्पीड, हवा का स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, तो जो भी यहाँ भाप बना
वो हवा उसको क्या करके लेकर के चली गई आगे। फिर भाप बना, फिर उसको लेकर भाग गई। फिर यहाँ पे ये भाप बना रहा है, बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, भाप बना रहा है पानी। अब यहाँ पे फिर हवा आई, फिर इसको लेकर भाग गई। अगर ऐसा हो कि हवा का स्पीड बहुत कम है, यानी यहाँ पे हवा ऐसे टहल टहल के आ रही है, तो जो भाप बनेगा क्या होगा कि यहाँ आराम से बन रहा है, यानी हवा जो है अगर स्पीड उसका कम है तो यहाँ जो भाप बनने का अमल होगा आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन अगर हवा का स्पीड ज़्यादा होगा, जो भी यहाँ भाप बन उसको हवा लेके भाग जाएगी, दोबारा फिर ये बनाएगा, फिर लेके भाग जाएगा तो फिर ये दोबारा बनाएगा। यानी जिस तरह से स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि हमारा जो भी एवापोरेशन का स्पीड रहेगा, उसके बनने का जो स्पीड रहेगा वो भी बढ़ता जाएगा। हम देख सकते हैं कि अगर हवा का स्पीड ज़्यादा है तो भाप ज़्यादा बन रहा है, हवा का स्पीड कम है तो भाप भी कम बन रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यानी अगर हमको एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हवा का स्पीड बहुत कम है तो वहाँ वाटर बॉडीज़ भी है, लेकिन हवा का स्पीड कम होने की वजह से जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको लग रहा है कि हाँ अगर यहाँ पे हमारा भाप बना हुआ है ऑलरेडी तो क्या ज़रूरत है भाप बनाने की, अब यहाँ भाप बना हुआ है तो बनाएगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे जो भाप बन गया उसको हवा लेके भाग जाएगी तो क्या होगा, बनाना पड़ेगा बेचारे को। तो वही करना है यहाँ पे कि जो हवा है वो मेहनत करवा रही है किससे, वाटर बॉडीज से, कि तुम भाप बनाते रहो, हम तुम्हारा हिस्सा लेके भागते रहेंगे। ठीक है, चोर पुलिस यहाँ चल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। यानी जो हमारा हवा होता है, अगर जैसे यहाँ पे जो भी हमारा हवा है, ये हवा में क्या देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वाटर वेपर पहले से ही मौजूद है। अब हम जानते हैं कि अगर एक भरा गिलास है तो उसके अंदर अगर पानी इतना भरा हुआ है या इतना पहले पानी था तो हम इतना पानी भर सकते थे इसके अपर पार्ट तक। लेकिन अगर ऐसा हो कि पूरा यहाँ तक पानी भरा पड़ा है तो हम सिर्फ इतना ही और पानी भर सकते हैं। और कभी ऐसा हो जाए कि पूरा ही पानी भरा पड़ा है, पूरा गिलास जो है वो अपर सरफेस तक, पूरा उसका लिमिट तक भरा पड़ा है, तो क्या उसमें और पानी डाल सकते हैं हम लोग? नहीं। तो वही काम यहाँ पे होता है कि अगर हवा में बहुत ज़्यादा वेपर है पहले से ही तो बेचारा ये जो पानी बनाएगा, जो पानी हमारा यहाँ पे है, वाटर हमारा है, वो जो भाप बनाएगा वो कहाँ जाएगा, इसमें तो जगह है ही नहीं। और अगर कभी ऐसा होगा पूरा का पूरा हवा जो है वो उसमें वेपर है ही नहीं, यानी उसमें भाप नहीं है, तो ये क्या करेगा, तो जो भी हमारा वाटर बॉडीज है बोलेगा बेचारा बहुत सूखा हुआ है उसको पानी दे दे, यानी ये भाप बनाना शुरू करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हवा में भाप पहले से ज़्यादा होंगे तो वेपर कम बनेगा, अगर हवा में वेपर कम है तो ये वेपर यहाँ से ज़्यादा बनेगा। यानी यहाँ पे जो हवा है उस पर डिपेंड करता है कि वेपर ज़्यादा बनेगा या नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे कम है तो ये बनाना शुरू कर देगा, ज़्यादा बनाएगा। अगर यहाँ देख रहे हैं बहुत पहले से भरा पड़ा है तो ये कम बनाएगा। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है बहुत ही एक वाइटल एक तरह से इफेक्टर है जो इफेक्ट कर रहा है एवापोरेशन को, कि अगर हवा में एवापोरेशन या बोलेंगे वेपर ज़्यादा है पहले से ही तो क्या होगा वहाँ पे हमारा, तो वेपर ज़्यादा होने की वजह से हमारा वाटर बॉडीज़ जो है वहाँ वेपर नहीं बनाएगा ज़्यादा। और अगर हमारा वेपर यहाँ पे कम है तो जो हमारा हवा है या बोलेंगे जो हमारा यहाँ पे हवा खाली है अगर, तो ये बनाना शुरू कर देगा ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बनता है, ज़्यादा होता है। अगर हमारा वेलोसिटी ऑफ विंड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होता है। अगर अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है तो ये कम होता है। यानी ये दोनों जो हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और ये जो एक होता है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ कैसे इस तरह से इफेक्ट करेंगे, अब हम मान लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर भी ज़्यादा है, यानी बहुत गर्मी पड़ रही है, और ये भी मान लेते हैं कि हाँ हवा का स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। दो इफेक्टर तो है इफेक्ट करने के लिए ऑपरेशन को, और हवा में जो है नमी भी नहीं है, यानी वाटर वेपर भी नहीं है। ये हमारा कोई भी लैंड एरिया है, यानी अगर ये लैंड एरिया है हमारा तो क्या यहाँ पे ऑपरेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी तो है ही नहीं, पानी से तो भाप बनेगा ना, तो पानी तो है ही नहीं, यानी ऑपरेशन होगा ही नहीं। यानी अगर ये तीनों इफेक्टर है यानी सुइटेबल है कि ऑपरेशन हो, लेकिन वाटर बॉडीज ही नहीं है, तो आखिर वहाँ से वेपर बनेगा कैसे? तो ये हम कह सकते हैं कि वाटर बॉडीज़ भी जो है वो एक तरह से इफेक्टर का काम करता है ऑपरेशन में। यानी कोई भी हमारा एरिया है, अगर ऐसा एरिया है जो पूरा लैंड एरिया है तो वहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा, और हमारा वहाँ पे वाटर बॉडीज़ होगा तो ये ऑपरेशन होगा। तो ये चार फैक्टर्स हैं, चार इफेक्टर है जो इफेक्ट कर रहे हैं किसको, हमारे एवापोरेशन को। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसी इलाके में तो ऑपरेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा,
अगर हमारा स्पीड ज़्यादा होगा विंड का तो वहाँ पे ऑपरेशन ज़्यादा होगा। अगर अमाउंट ऑफ वेपर हवा में पहले से यानी ऑलरेडी ज़्यादा है तो ऑपरेशन क्या होगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा है तो वहाँ पे ये अगर कम है तो वहाँ ऑपरेशन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर वाटर बॉडीज़ ज़्यादा है तो ऑपरेशन भी ज़्यादा होगा। अगर वाटर बॉडीज़ बहुत कम है तो ऑपरेशन भी क्या होगा, कम ही होगा। चाहे ये 3 फैक्टर पहले से हो या ना हो, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ऑपरेशन हो ही नहीं सकता वहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ही एक तरह से लॉजिकल बात हो गया। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट्स। अब बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम आई होप आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसका नाम। अगर नहीं भी सुने तो आप आज सुन लिए आप लोग। तो क्या है जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि ये एक तरह की हवा है। ठीक है, यानी हम लोग तो बहुत सारा पढ़े कि हवा क्या होता है, हवा कितने टाइप्स होते हैं, परमानेंट विंड था, लोकल विंड था, सीजनल विंड था, ये सब विंड हमारा था। इसके साथ साथ एक और विंड आता है जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो जाने थे इसके बारे में, ये क्या होता है। तो जेट स्ट्रीम क्या है, फास्ट नैरो करंट ऑफ वाटर, यानी ये हमारा क्या, करंट ऑफ एयर, यानी ये हमारा है क्या, एयर का करंट है, बहुत ही नैरो। यानी देख रहे हैं यहाँ पे हवा जो डायरेक्टली क्या इस तरह चलती है, लेकिन ये जो है बहुत ही नैरो चलती है और बहुत ही फास्ट, इसका स्पीड जो होता है बहुत ही फास्ट होता है। डायरेक्शन क्या होता है इसका, वेस्ट टू ईस्ट, यानी हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब पर ये क्या चलती है, वेस्ट, यानी ये हमारा वेस्ट साइड है और ये हमारा ईस्ट साइड है। तो इधर इसका डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है स्पीड, इसका स्पीड जो होता है 100 to 125 किलोमीटर पर आवर होता है। यानी ये जो हमारी हवा है उसका स्पीड क्या होगा, 100 to 125 किलोमीटर पर आवर, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी ये 2 to 5 किलोमीटर तक भी चल सकती है। इसका स्पीड हमेशा ज़्यादा ही रहता है। और यहाँ पे हमारे लोकेशन क्या होगा यहाँ पे, यानी ये कहाँ पे चलती है, तो अपर ट्रोपोस्फियर, यानी हमको ये पता है कि जो भी हमारा अर्थ है चारों तरफ क्या होता है, एटमॉस्फेयर है। पहला हमारा क्या होता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इस तरह से हमारा क्या है, लेयर्स बना हुआ है। तो जो हमारा फर्स्ट लेयर है, ये हमारा जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के अपर पार्ट में ये क्या चलती है, हवा चलती है। ठीक है, क्लियर हो ये बात। यानी जेट स्ट्रीम क्या है, तो जेट स्ट्रीम एक तरह की हवा है जो बहुत ही फास्ट चलती है, नैरो चलती है। डायरेक्शन क्या है इसका, वेस्ट टू ईस्ट है। स्पीड क्या है इसका, तो 100 से 125 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। लोकेशन जो है इसका अपर ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, ये सब पॉइंट है किसके लिए, जेट स्ट्रीम के लिए। अच्छा, जेट स्ट्रीम जो हमारी हवा है, पहले इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जब दूसरी आलमी जंग हो रही थी, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो उसी टाइम में एयरक्राफ्ट, यानी जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो उड़ाए जा रहे थे। तो देखा गया कि जो ये एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं उनके रास्ते में बाधा आ रही है, यानी रुकावट आ रही है। तो रुकावट आ रही है तो इसको पता लगाते लगाते ये पता चला कि ये जो रुकावट आ रही है वो इसी हवा की वजह से आ रही है। अगर ये हवा नहीं होती तो एयरक्राफ्ट के रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आती, लेकिन इसके होने की वजह से ही वहाँ पर रुकावट पैदा हो रही थी। ठीक है, तो ये रहा हमारा जेट स्ट्रीम जो हम लोगों ने आज कवर किया। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।